नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार जीएसटी प्रोसीजर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन अंडर द जीएसटी लॉ अपडेटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021। जीएसटी टैक्स पेयर को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखने की क्या अनिवार्यता है जीएसटी प्रावधान के अंदर, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने पड़ते हैं, इसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए भी क्या कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एडिशनल रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्पेसिफिक फॉर एजेंट, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर ऑफ सर्विस, बस कॉन्ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्टर, ओनर, ऑपरेटर, वेयरहाउस ऑफ द गोडाउन। इसके बाद हम किस प्लेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे और कितने टाइम पीरियड तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेंगे। ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या है और अगर हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो एवरी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर हैं उनको बहुत सी बातों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जीएसटी लॉ के अंदर जो है असेसमेंट जो है आपका सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर मोस्टली होता है। तो सेल्फ असेसमेंट बेसिस है जो जिसमें टैक्स पेयर सेल्फ असेस करता है अपना टैक्स फॉर द टैक्स पीरियड में कितना टैक्स उसकी लायबिलिटी आती है उसको सेल्फ असेस करता है और रिटर्न फाइल करता है। डिपार्टमेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसको कंप्लायंस वेरिफिकेशन करता है। ये कंप्लायंस वेरिफिकेशन जो है कैसे करता है, आपके रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न को स्क्रूटनी करके करता है, ऑडिट लगा के करता है या इन्वेस्टिगेशन करके करता है। या मोस्ट ऑफ द कंप्लायंस वेरिफिकेशन उनका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्री चेक है, ना कि आपका फिजिकल कंट्रोल के बेसिस पे है, मोस्टली आपका डॉक्यूमेंट्री चेक है। तो इसलिए एवरी टैक्स पेयर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए करना मैंडेटरी है एज पर द जीएसटी लॉ, सो दैट उनके वो रिटर्न प्रॉपरली स्क्रूटनी होंगे तब उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनको चाहिए। जो इंस्पेक्शन करने आते हैं ऑफिसर आपको, उनको आप दिखा सके डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप ऑडिट के लिए या इन्वेस्टिगेशन आपका लगता है तो इन दैट केस आप तैयार रहें बिल्कुल। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए क्या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट मेंटेन करने के लिए। तो एज पर द जीएसटी लॉ कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन, कहां पर मेंटेन करेगा, एट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। ये आपका मेंशन होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में, कहता है ऑन ए ट्रू एंड करेक्ट बेसिस। ट्रू एंड करेक्ट बेसिस क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रू एंड करेक्ट का मतलब होता है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इसके डिटेल के बेसिस आपको बना हुआ है, फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिस स्टेटमेंट एंड फेथफुली रिप्रेजेंट, पूरे विश्वास के साथ रिप्रेजेंट करता है आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द एंटिटी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रू एंड करेक्ट मीन्स। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट, मतलब एक जनरल डॉक्यूमेंट जो सबको मेंटेन करना होगा वो है जैसे कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। गुड्स का जो मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसका डिटेल चाहिए आपको। इनवार्ड एंड आउटवार्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, सेल और परचेज का डिटेल। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक रजिस्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड एंड अदर पार्टिकुलर्स जो जीएसटी रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो ये सबको मेंटेन करना होता है। इसमें आप देखेंगे कि जो कंपोजिशन सप्लायर है, टैक्स पेयर है, उसके केस में स्टॉक ऑफ द गुड्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप जैसे कि आप कंपोजिशन डीलर है, वो आपका
इनकम टैक्स के अंदर जाता है, तो इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर जाता है और 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको टैक्स ऑडिट लगती है। इन दैट केस उसको आपको स्टॉक वगैरह मेंटेन भी करना होता है, और ऐसे अपने पर्पस के लिए उसको मेंटेन करना है, लेकिन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट उसके केस में, कंपोजिशन डीलर के केस में नहीं होगा। अब देखिए अनरजिस्टर्ड पर्सन, कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन है। देखिए कहते हैं एवरी ऑनर ऑफ द ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, गोदाम और एनी अदर प्लेस यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ द गुड्स, और ट्रांसपोर्टर, वो चाहे रजिस्टर हो या रजिस्टर नहीं हो, उसको सर्टेन डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे, जिसमें जैसे कि कंसाइनर, कंसाइनी और अदर डिटेल्स जो प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जो वेयर हाउस ऑनर, गोदाम ऑनर है या ट्रांसपोर्टर है, उसको डिटेल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ अदर डिटेल्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। आइए अब लोग देखते हैं कि एडिशनल रिकॉर्ड्स, हमने इसके पहले देखा ना कि अदर रिकॉर्ड एज में भी प्रिस्क्राइब, तो ये रूल 56 ऑफ सीजीएसटी रूल कहता है कि अदर डिटेल्स जो है, अदर रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करने पड़ेंगे। अदर डिटेल्स रिकॉर्ड्स में क्या क्या है? अगर आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उसका डिटेल चाहिए। इसके बाद सप्लाई जो आरसीएम के अंदर आता है आपका सप्लाई, तो उसके डिटेल्स अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इनवॉइस, बिल ऑफ द सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड ई-वे बिल, तो ये आपको मेंटेन करना होगा। अकाउंट ऑफ स्टॉक in respect of goods received and supplied, containing particulars of opening balance, receipt, supply, good lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of the gift of free sample, and balance of the stock including raw material, finished good, scrap and wasted thereof. However, ये डिटेल्स जो कंपोजिशन डीलर है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, डिटेल नीड नॉट बी मेंटेन बाय द कंपोजिशन डीलर। इसके अलावा आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में बहुत से एडवांसेस रिसीव करते हैं, तो इस केस में सेपरेट अकाउंट ऑफ द एडवांसेस रिसीव्ड, पेड एंड एडजस्टमेंट मेड देयर टू, ये आपको मेंटेन करना होगा। फिर टैक्स पेबल ऑन आरसीएम बेसिस, इसके बाद टैक्स पेबल, टैक्स कलेक्टेड एंड पेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम टुगेदर विद द register of the tax invoice, credit notes, debit note, delivery challan issued or received during any tax period. However, this provision is not applicable to the composition dealer. इसके अलावा सप्लायर जिससे आप गुड्स रिसीव्ड करते हो या सर्विसेज रिसीव करते हो, उसका नेम एंड कंप्लीट एड्रेस मेंटेन करना होगा। इस पर नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पर्सन टू whom he has supplied the good or service, और जिसको हम सप्लाई करते हैं उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। इसके अलावा कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइजेस, जहां से गुड्स स्टोर किया जाता है, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर ड्यूरिंग द ट्रांजिट अलोंग विद द पार्टिकुलर्स ऑफ द स्टॉक स्टोर्ड देयरइन। तो ये एडिशनल रिकॉर्ड है जो एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। अब आइए देखिए कि कुछ स्पेसिफिक पर्सन हैं जिनको जनरल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे एडिशनल रिकॉर्ड्स के अलावा। इसके अलावा कुछ अदर डिटेल्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ेंगे, या फिर जिन पर जनरल डिटेल्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं उनको एक केस में जो स्पेसिफिक डिटेल जो है, जैसे सपोज मान लीजिए एजेंट है, तो एजेंट के लिए एक स्पेसिफिक रूल है 56 रूल सब रूल 11। इसमें कहता है कि एजेंट कौन होता है? एजेंट जो है अपना बिल नहीं काटता, वो ऑनर मतलब जो वेंडर है उसका बिल काटता है, तो उसको ऑथराइजेशन होता है। तो यहाँ पर डिटेल एजेंट को क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा? तो अगर कोई एजेंसी बिजनेस है तो उसको ध्यान रखिएगा, पार्टिकुलर्स ऑफ द ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम ईच प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल से जो ऑथराइजेशन मिला है उसको, तो उसको मेंटेन करना होगा उसको। इसके अलावा पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग
description, value and quantity wherever applicable of goods or services received on behalf of every principal. Particulars including description, value and quantity of the goods or services supplied on behalf of the every principal, received on behalf of the principal and supplied on behalf of the principal. इसके particulars को maintain करना पड़ेगा. इसके अलावा details of the account furnished to every principal and tax paid on the receipt or supply of the goods or services effected on behalf of every principal. तो ये specific डिटेल जो है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो है जो एजेंट को मेंटेन करने होंगे. अब आइए देखिए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट है वो, उसके अलावा रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर के केस में उनको मंथली प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे जिसमें क्वांटिटेटिव डिटेल्स रॉ मटेरियल और सर्विसेज यूज्ड का होना चाहिए. उसका क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर कितना हुआ है एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ द वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट जो है उसके बाद उसका डिटेल मेंटेन होना चाहिए. ये आपको टैक्स ऑडिट में भी आपको हेल्प करेगा. इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर सप्लायर ऑफ द सर्विसेज. तो इसके केस में जो क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ द गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज इसको मेंटेन करना जो पड़ेगा आपको. और डिटेल ऑफ द इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज एंड सर्विसेज सप्लाइड. तो ये डिटेल्स आपको मेंटेन करने होगा. अपार्ट फ्रॉम द आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स हो गए, एडिशनल रिकॉर्ड्स हो गए, उसके अलावा ये मेंटेन करना. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बर्स कॉन्ट्रैक्टर के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या मेंटेन करने पड़ेंगे. तो बेसिक डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स एंड ये डिटेल्स जो है name and addresses of the person on whose behalf the birth contract is executed. जैसे बिहाफ में लिया है तो बर्थ कॉन्ट्रैक्ट किसके बिहाफ में लिया है तो सबका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन. इसके बाद डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द बर्थ कॉन्ट्रैक्ट. बर्थ कॉन्ट्रैक्ट के केस में आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो रिसीव्ड किया है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ बर्थ कॉन्ट्रैक्ट उसका डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी. इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूटिलाइज, एक तो रिसीव्ड हो गया और एक यूटिलाइज इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट. तो ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट का आप सेपरेट डिटेल्स बनाइएगा. इसके अलावा डिटेल्स ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट. ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कितना पेमेंट रिसीव्ड हुआ है एंड नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द सप्लायर फ्रॉम whom he has received goods or services. ठीक है, तो ये सारा डिटेल आपको मेंटेन करना पड़ेगा बर्थ कॉन्ट्रैक्टर के केस में अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रिकॉर्ड्स, एडिशनल रिकॉर्ड्स के अलावा. अब कस्टोडियन ऑफ द गुड्स जो है उसके केस में जैसे कि CNF एजेंट है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट और द कैरियर ऑफ द गुड्स सेल मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सच गुड हैंडल बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. जो हैंडल करते हैं उसके सारे डिटेल्स को मेंटेन करने पड़ेंगे. अब आइए ट्रांसपोर्टर के केस में. देखिए ट्रांसपोर्टर रजिस्टर भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है. तो ट्रांसपोर्टर के केस में क्या क्या रिकॉर्ड है, GST ऑफ द रजिस्टर, कंसाइनर और कंसाइनी उसके डिटेल मेंटेन करने पड़ेंगे. गुड्स ट्रांसपोर्टेड, गुड्स डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन द ट्रांजिट बाय हिम. तो इसके डिटेल मेंटेन करने पड़ेंगे. अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर नहीं है GST के अंदर, इन दैट केस उसको क्या करना पड़ेगा, he shall submit details regarding business. उसको इनरोल कराना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिकली GST ANR 01 फॉर्म में उसको इनरोल कराना पड़ता है. और जब ये आप सबमिट करते हैं डिटेल तो उसके बाद उसको एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर मिल जाता है.
अगर ट्रांसपोर्टर रजिस्टर है मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन दैट केस उस केस में क्या करता है, कॉमन एनरोलमेंट नंबर के लिए वो अप्लाई करता है बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन इन जीएसटी ENR 02 एंड अपॉन वैलिडेशन उसको एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। ठीक है, वो इसको यूज करता है एनी जीएसटीएन फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। तो ये था आपका जिस ईबे बिल जनरेशन वगैरह में उसका डिटेल देते हैं, ये ट्रांसपोर्टर के केस में है। इसी प्रकार ऑनर ऑफ द ऑपरेटर और वेयर हाउस ऑफ गोदाम, इसके केस में भी आप इनरोलमेंट प्रोसेस इस तरह का है, आपका यूनिक इनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है उसको। इसको जैसे अकाउंट रिलेटेड टू दैट पीरियड फॉर विच गुड रिमेन विथ हिम, ठीक है, कितने टाइम के लिए उसके पास गुड्स रहा, उसका अकाउंट्स रिलेटेड टू दैट पीरियड, और डिटेल्स ऑफ द डिस्पैच, मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। तो ये ऑनर ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस और गोदाम को मेंटेन करना पड़ता है। He shall store goods in such manner and that facilitate physical verification or inspection of goods stored honor by proper officer। अगर proper officer है तो honor by उसका सारा इस तरह फैसिलिटेट करे कि फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन हो सके गुड्स जो स्टोर है उसका। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों अब आइए हम लोग देखते हैं किस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किस मैनर में हम उसको मेंटेन करेंगे। तो जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मेंटेन करें, आप फिजिकल फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं तो रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट डिजिटली होना चाहिए। हाउएवर प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ द रिकॉर्ड्स, जो आप टाइम टू टाइम उसको बैकअप लेते रहिए, प्रिजर्व रखिए, ठीक है। सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सच रिकॉर्ड ड्यू टू एक्सीडेंटल और नेचुरल कॉजेस, कैलामिटी वगैरह जो आता है, तो इंफॉर्मेशन कैन बी रीस्टोर विद इन द रीजनेबल पीरियड ऑफ द टाइम, रिस्टोर कर दिया जा सके। इसके अलावा रजिस्टर्ड पर्सन ऑन डिमांड प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द सच फाइल्स, पासवर्ड ऑफ सच फाइल एंड एक्सप्लेनेशन फॉर कोड यूज्ड वेयर नेसेसरी फॉर एक्सेस। जब ऑफिसर आए तो उसको ये सारा डिटेल उसको देना पड़ेगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि क्या जो रजिस्टर्स में जो एंट्रीज होती है उसको इरेज किया जा सकता है। तो रूल कहता है, रूल 56 सब रूल 8 कहता है इसको इरेज नहीं किया जा सकता। और कोई भी एंट्री इन द रजिस्टर्ड अकाउंट और डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी इरेज, इफेक्ट्स और ओवर रिटन नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज कोई क्लरिकल एरर हो गई है तो इन दैट केस कहते हैं कि व्हाट कुड बी डन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू करेक्ट दोज एंट्री इफ एंट्री कैन नॉट बी इरेज और ओवर रिटन। तो रूल 56 सब रूल 8 कहता है कि अगर इफ इनकरेक्ट एंट्रीज except those of the clerical nature are made in the register accounts or document, they shall be scored out under the attestation। अटेस्ट करके उसको स्कोर आउट करते हैं। Thereafter correct entries shall be recorded further where register and other document are maintained electronically है तो that case a log of the every edited or deleted entry shall be maintained। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली आप मेंटेन करते हैं तो जब भी आप उसको एडिट या डिलीट करते हैं उसका एक लॉग मेंटेन कीजिए कि कब एडिट किया, कैसे क्या एडिट किया। तो ये था, हमने देखा कि मैनर किस तरह अकाउंट्स और रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करेंगे। अब आइए किस प्लेस पे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो आपका क्या कहता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको मेंशन होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो वहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर आपका प्लेस ऑफ द बिजनेस एक से ज्यादा जगह पे है, जैसे 2 जगह पे है, इन दैट केस एवरी प्लेस पे आप वहां का जो अकाउंट्स है इस प्लेस ऑफ द बिजनेस, वहां पर जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है उसको रिकॉर्ड से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर व्हाट इफ डॉक्यूमेंट रजिस्टर और अकाउंट्स बिलोंगिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर मान लीजिए सपोज
मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके अलावा भी अगर आपको कहीं और भी किसी प्रीमाइजेस में अगर डॉक्यूमेंट पाए जाए मिलते हैं तो उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कहता है रूल 56 रूल सब रूल 10 अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, वो मान लिए जाएंगे कि दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द सेड रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये हमने देखा प्लेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब देखते हैं कितने पीरियड तक का अकाउंट्स हम रिटेन करेंगे। तो ये 72 मंथ या 6 इयर्स है तक आप मेंटेन करेंगे। कब से अकाउंट होगा? जब आपका ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर होता है, उस ड्यू डेट से 72 मंथ और 6 इयर्स तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज अगर कोई अपील रिवीजन ऑफ प्रोसीडिंग चल रहा हो आपका, इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? expiry of the 72 month from the due date of filing of the annual return for the year pertaining to such account and records, कहते हैं 1 year, 1 साल आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द केस, और 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। जो लेटर होगा, बाद होगा, वहां तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। मान लो अपील में जा रहा है तो अपील जब डिस्पोज होता है उसके 1 साल और 72 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न। जो लेटर, जो बाद का डेट है, वो वहां तक आपको रिकॉर्ड्स रिटेन करना पड़ेगा। कोई डिस्प्यूट इन्वॉल्व है तो रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन अंटिल फाइनल डिस्पोजल ऑफ दोज मैटर्स। तो ये था कितने पीरियड तक हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अब आइए ऑडिट की रिक्वायरमेंट। तो यहां पे एक मेजर अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा, जिसमें जीएसटी ऑडिट जो था, पहले क्या था 2 करोड़ तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर था। हालांकि 18, 19, 19, 20 के लिए नोटिफिकेशन लाया गया था, उसमें 5 करोड़ लिमिट कर दी गई थी। तो ये जो प्रोविजन था ऑडिट के लिए, जीएसटी ऑडिट रिक्वायरमेंट बाय स्पेसिफिक प्रोफेशनल जैसे सीएसीएमए, इसको रिमूव कर दिया गया जीएसटी लॉ में। तो सेक्शन 35 एंड 44 अमेंड किया गया है। इस अमेंडमेंट के द्वारा ओनली जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस में फाइल किया जाएगा टैक्स पेयर, और कंप्लीटली रिमूविंग रिक्वायरमेंट ऑफ जीएसटीआर 9C, जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, जो ऑडिटेड होता है, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये थे फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा अमेंडमेंट। फाइनेंस एक्ट 2021 क्या करता है? इसमें सेक्शन 35 में सब सेक्शन 5 है, जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट कहती थी प्रोफेशनल, उसको रिमूव कर दिया गया है। रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग एनुअल अकाउंट audited and reconciliation statement submitted by a specified professional, और साथ में substitute a new section 44 to remove mandatory requirement of furnishing of reconciliation statement duly audited by the specified professional and to provide for filing of the annual return on self certification basis. Also is empowers commissioner to exempt a class of the taxpayer from the requirement of filing of the annual return. तो ये नए चेंजेस आए हैं फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा। दोस्तों अब देखते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो इन दैट केस प्रॉपर ऑफिसर जो है आपका डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ द टैक्स कितना पेबल है गुड्स और सर्विसेज दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर। और सेक्शन 73 एंड 74 जो है आपका जीएसटी लॉ के अंदर, सीजीएसटी के एक्ट का, वो अप्लाई हो जाता है और उसके बेसिस पर हम टैक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये जो सेक्शन 73, 74 है, डिमांड रिलेटेड प्रोविजन अंडर द जीएसटी है। एक ओवरव्यू देखते हैं कि आप देख रहे होंगे पेनल्टी अंडर सेक्शन 73 एंड 74, क्या पेनल्टी होगी, कितनी पेनल्टी आती है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि एक्शन बाय द टैक्स पेयर पर्सन, जिसमें अमाउंट ऑफ पेनल्टी नॉर्मल केसेस में और फ्रॉड केसेस है, उन दैट केस कितनी पेनल्टी आएगी अपार्ट फ्रॉम द
टैक्स डिटरमाइंड टैक्स, तो उसका एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं, जहां पर आपका टैक्स अमाउंट पेड विद द इंटरेस्ट, अगर नोटिस इशू करने के पहले पे गया तो पेनल्टी नहीं इशू इनिशिएट किया जाएगा, और अगर इवन नोटिस के पहले आपने टैक्स अमाउंट पे कर दिया है और फ्रॉड का केस है, इन दैट केस 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट इंपोज किया जाएगा आपको। इसी तरह आप देख सकते हैं विद इन 30 days ऑफ इश्यूएशन ऑफ नोटिस, इन दैट केस आप 25% ऑफ फ्रॉड के केस में, विद इन 30 days फ्रॉम द सर्विस ऑफ द ऑर्डर, आप नॉर्मल केस में 10% ऑफ टैक्स अमाउंट 10,000 जो हायर है, और 50% ऑफ टैक्स अमाउंट, all proceeding deemed to be closed, 50% of the tax amount, or tax amount paid after 30 days of service of the order, in that case penalty in fraud cases is 100% of the tax amount। तो ये पेनल्टी प्रोविजन थी। अगर सेक्शन 122 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट करता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन फॉल्सिफाई करता है, सब्स्टिट्यूट करता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड, या प्रोड्यूस फेक अकाउंट और डॉक्यूमेंट, या फॉल्स इंफॉर्मेशन रिटर्न विद द इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इन दैट केस such person shall be punished with a penalty shall be higher of the amount of the tax evaded or 10,000 whichever is the higher। ये सेक्शन 122 के अंदर अटैक होते हैं। सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 कहता है कि लेवी ऑफ द पेनल्टी स्टैंडिंग 25,000 फॉर एनी पर्सन हु एड्स अवेयर्स और एनी ऑफ द एफोर्सेड ऑफिसर। अगर मान लो कोई प्रोफेशनल है, लॉयर्स है, चार्टर है, ये अगर आपको असिस्ट करता है, एड करता है, इन दैट केस उस पर भी 25,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा सेक्शन 132 जो है वो कहता है कि जहां रजिस्टर्ड पर्सन कमिट्स और अवेट क्या फॉल्सिफिकेशन, सब्स्टिट्यूट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, or produce fake account or document, or furnishes any false information or return with the intention to evade payment of the taxes, such person shall be punished with the 6-month imprisonment or fine or both। यहां पर ये जो प्रोसिक्यूशन जो है आपको, इसके लिए आपको कमिश्नर का प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता है। Thank you friend for watching this video on the accounts and record maintained under the GST law। GST टैक्सपेयर को अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के रखने की क्या अनिवार्यता है जीएसटी प्रावधान के अंदर, इसके बारे में हम लोग देखा। पूरा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा, लेटेस्ट अपडेटेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2021, जिसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट को हटाई गई है। तो धन्यवाद। इसके रिगार्डिंग अगर किसी तरह का कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर कोई डाउट या इश्यूज है आपको, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9122050937 पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या ईमेल आईडी जो दिया है उस पे आप रिवर्ट कर सकते हैं अपने क्वेरी को। थैंक यू सो मच।